आज से लगभग 480 वर्ष पूर्व राजपुताना की धरा पर एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जो अपना पूरा शासनकाल, अपना इतिहास स्वर्णिम पन्नों पर अंकित करा गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। लेकिन इतिहास लेखन करने वाले लोगों ने इतिहास के पन्नों पर उनको वो स्थान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। ऐसे योद्धाओं का महिमा मंडन कर गए जिनको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके इतिहास से संबंधित कुछ भ्रांतियों का खंडन करना नितांत आवश्यक है। जैसे इतिहास में अब तक यह बताया गया कि 18 जून 1576 ईस्वी का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप का अपना स्वयं का व्यक्तित्व ऐसा है जिनको आज वर्तमान में विद्यालय और कॉलेज की जो पुस्तकें हैं उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनका व्यक्तित्व नैतिक, उच्च नैतिक आदर्शों, इनकी शिक्षा हमें देता है। एक एक करके महाराणा प्रताप के जीवन काल से संबंधित जो भ्रांतियां हैं मैं उनका खंडन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1576 ईस्वी के उस महान हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जहां मुझे उस स्थान पर स्वयं जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस युद्ध के दौरान स्वयं एक व्यक्ति, अकबर का जो मीर बख्शी कादिर बदायूनी, स्वयं वहां पर हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान वहां पर उपस्थित था। उसने स्वयं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा और बाद में इसका आंखों देखा हाल लिखा। जैसा वो लिखता है उसी रूप में आपको मैं बताता हूं। बदायूनी के द्वारा लिखा गया आरंभिक युद्ध के संबंध में, जब युद्ध की शुरुआत हुई सुबह के समय, कि हमने हमारी सेना के एक हरावल भाग जो आगे की ओर रहता है, एक चंदावल भाग जो पीछे की ओर रहता है। बदायूनी कुछ योद्धाओं के नाम लिखता है, सैयद अहमद बारा, काजी खां, पायंदाह कज्जाक, इस प्रकार के और भी बहुत सारे योद्धाओं के नाम वो लिखता है। साथ ही साथ वो महाराणा प्रताप के संबंध में लिखता है। यहां पर महाराणा प्रताप को कीका कहकर संबोधित करता है और ये कहता है कि कीका ने अपनी सेना के हरावल दस्ते के 2 विभाग किए। एक विभाग का नेतृत्व राणा कीका स्वयं कर रहा था। आगे बदायूनी ये लिखता है कि भूमि पथरीली थी, ऊबड़ खाबड़ थी। राणा कीका आगे की ओर बढ़ा और काजी खां पर, हमारा जो हरावल दस्ता था उसके वाम पार्श्व की ओर राणा कीका बढ़ा और काजी खां पर तलवार से वार किया और तलवार के एक ही वार से काजी खां का अंगूठा कट गया। वाम पार्श्व के जो लोग थे, गौर करना, बदायूनी स्वयं अकबर का मीर बख्शी ये बात लिख रहा है कि वाम पार्श्व के जो लोग थे वो भेड़ों के झुंड की तरह दक्षिण पार्श्व में भागे और भूमि पथरीली और उबड़ खाबड़ होने के कारण हमारे हरावल की पूरे तौर पर हार हुई। इसके बाद यह सेना, यह मुगल सेना आगे बनास नदी की ओर कूच करती है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस स्थान पर भी जाने का। बदायूनी इसके संबंध में भी यह लिखता है कि हमारी सेना बनास नदी को पार करके 5-6 कोस पीछे तक भागती रही, भागती रही, भागती रही। चंदावल से एक व्यक्ति निकल कर आया, अर्थात जो मुगलिया सेना थी उसका जो पीछे वाला भाग था चंदावल, वहां से एक व्यक्ति निकल कर आया, मेहत्तर खां, और मेहत्तर खां ने भागती हुई मुगल सेना में यह अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं पहुंच रहा है युद्ध स्थल पर। उसके कारण अब हमारे सैनिकों के पांव कुछ डटे। अब अगले दिन की स्थिति के बारे में बदायूनी के द्वारा लिखा जाता है कि अगले दिन हमारी सेना गोगुंदा पहुंची और वहां पर जब हम पहुंचे तो मंदिर में उसकी रक्षा करने वाले कुछ लोग थे जिनकी संख्या 20 के आसपास बताई गई। वो लोग मंदिर से बाहर निकले और एक एक करके काम आ गए। बाद में हम लोग हमारे मृतकों की सूची बनाने लगे तो हमारे अमीरों ने कहा, अभी मृतकों की सूची बनाने से ज्यादा आवश्यक कार्य है कि भोजन की व्यवस्था की जाए। गौर करना इस बात पर कि भोजन की व्यवस्था की जाए। मतलब उस समय में मुगल सैनिकों की यह स्थिति हो गई थी कि उनके पास में
भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भोजन की जो सप्लाई होती थी वो जो मुगलिया सेंटर था अजमेर से हुआ करती थी, और जब वहां से रसद सामग्री आती थी तो बीच में ही महाराणा प्रताप की सेना और भीलों की जो टुकड़ी थी वो उस पर धावा बोल दिया करती थी। इसके कारण उनके पास में रसद सामग्री की बहुत कमी हो गई। इसीलिए मुगलिया अमीरों ने यह कहा कि इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि भोजन की व्यवस्था की जाए। जब भोजन की तलाश में वो सैनिक निकलते तो बाहर महाराणा प्रताप की सेना उन पर हमला कर देती और अमीरों को यह भय हो गया था, जैसा बदायूनी वहां पर लिखता है कि अमीरों को यह भय था कि कहीं राणा कीका रात्रि में हमारी सेना पर हमला ना कर दे, इसलिए गोगुंदा में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कराया गया। उसके बाद हमारे अमीर कुछ निश्चिंत हुए। लेकिन अब आप विचार करना, जिस हल्दी घाटी के युद्ध में यह बताया गया कि मुगलों की विजय हुई थी, वहां पर अब वो सेना उस गोगुंदा स्थान पर कैदियों की भांति जीवन यापन करने लग गई थी, और बाद में उनकी यह स्थिति हो गई कि उनको अपने ही ऊंटों और घोड़ों को काट काट कर खाना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त जून का महीना था, आम अभी तक ठीक प्रकार से पके हुए नहीं होते, कैरियां होती हैं, और उस क्षेत्र में जैसा बदायूनी लिखता है और जैसा मैं स्वयं वहां पर जाकर आया, देख कर भी आया कि वहां पर बहुत से आम के वृक्ष हैं, तो कच्ची कैरियां थी। यह खाने की वजह से मुगल सैनिक बीमार होने लग गए थे। तो अंततः मुगल शासक ने उनको गोविंदा से लौटने की आज्ञा दी, और जब ये सैनिक वहां से लौटे तो इस बात पर भी गौर करना कि क्या कोई शासक अपनी विजयी सेना के साथ में, विजयी सेनापतियों के साथ में क्या इस प्रकार का व्यवहार करता है। जब ये सेना लौटी तो मुगल शासक अकबर ने अपनी सेनापतियों की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। अब बहुत सारी बातों पर विचार करना, यदि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, तो यदि वास्तव में महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी तो मुगलिया सेना गोगुंदा स्थान पर कैदियों की भांति जीवन यापन करने को क्यों मजबूर थी। अगर महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी तो उन मुगलिया सैनिकों को अपने ही घोड़ों और ऊंटों को क्यों काट काट कर खाना पड़ रहा था। अगर महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी तो मुगलिया जो सेनापति थे मुगलिया सेना के, मुगल शासक अकबर ने उनकी आखिर ड्योढ़ी क्यों बंद कर दी। ये बहुत सारी बातें हैं जो चीख चीख कर यह कहती हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान किसकी विजय हुई और किसकी पराजय हुई। महाराणा प्रताप से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनका खंडन करना नितांत आवश्यक है। जैसे यह कहा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, और तो और यह बताया गया कि जब महाराणा प्रताप की ऐसी स्थिति हो गई थी और उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, तो एक जंगली घास की रोटी बनाई गई। कर्नल जेम्स टोड तो यहां तक लिख देते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि आधी रोटी सुबह खानी पड़ती थी और आधी रोटी शाम को खानी पड़ती थी। और इस स्थिति में जब कुंवर अमर सिंह के हाथों से एक जंगली बिलाव घास की रोटी लेकर छीनकर भाग गया, तो महाराणा प्रताप ने जब अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को रोता बिलखता देखा तो ऐसा बताया गया कि उनका हृदय पसीज गया और उन्होंने मजबूरी में मुगल शासक अकबर को पत्र लिख डाला कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक एक करके सोर्सेज आपके समक्ष रखता हूं। जैसा कर्नल जेम्स टोड यहां पर इसके संबंध में यह बताते हैं कि महाराणा प्रताप की कोई पुत्री थी और उनकी पुत्री के हाथों से कोई जंगली बिलाव इस प्रकार घास की रोटी लेकर छीनकर भाग गया, और उसके कारण महाराणा प्रताप विचलित हो गए और उन्होंने मुगल शासक अकबर को इस प्रकार का कोई पत्र लिखा। जबकि सोर्सेज ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप के कोई पुत्री थी ही नहीं। दूसरा, अगर यह कहा जाता है कि कुंवर अमर सिंह के हाथों से जंगली बिलाव घास की रोटी लेकर छीनकर भागा और वो रोने लगे, तो जरा विचार करना कि महाराणा प्रताप की यह स्थिति हुई जैसा बताया गया तो 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही हुई होगी। जिन कुंवर अमर सिंह के बारे में बताया गया उनका जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को हुआ था, जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी उस समय। तो इस समय तक आते आते कुंवर अमर सिंह लगभग 17 वर्ष के थे, और इसी घटना के लगभग 5 वर्ष बाद 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के साथ में जब दिवेर के उस शाही थाने पर हमला बोला जहां का इंचार्ज मुगल शासक अकबर का चाचा सुल्तान खान था,
तो कुंवर अमर सिंह ने भाले के वार से उस भाले को अकबर के चाचा सुल्तान खान के शरीर के आर पार कर दिया था और वो भाला जमीन में जाकर धंस गया था। तो आप विचार करना, क्या ऐसा बालक जिसने इस घटना के 5 वर्ष बाद यह कारनामा किया, क्या ऐसा बालक 17-18 वर्ष का बालक जिसके हाथ से कोई रोटी छीनकर लेकर भागेगा, क्या वो रोने लग जाएगा? और कुछ बातों पर ध्यान देना। महाराणा प्रताप के पास इस समय भी हल्दी घाटी का जब यह युद्ध हो चुका था, सिरोही से लेकर देबारी तक का लगभग 70 मील तक का एरिया, कुंभलगढ़ से लेकर ऋषभदेव तक का लगभग 90 मील चौड़ा एरिया अभी भी उनके पास में था। और कभी जाइए आप मेवाड़ के क्षेत्र में, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है, ना दुधारू पशुओं की कमी है, इसके अलावा बहुत सारा अनाज वहां पर पैदा होता है, नदियां हैं, ना चावल की कमी है, ना मक्का की कमी है। साथ ही साथ महाराणा प्रताप के पास में जो भीलों की सैनिक टुकड़ी थी, जिनको अलग अलग जगह तैनात किया जाता था, यदि कोई सैनिक हमला भी होता तो ये भील सैनिक हनुमान जी की वानर सेना की भांति कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लिया करते थे। तो क्या ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप को भोजन के लिए इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा होगा? ये बहुत सारी बातें हैं जिनका और विश्लेषण किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप का क्या इतिहास था, कितना गौरवशाली इतिहास था। और इस इतिहास को बिना विश्लेषण किए, बिना रिसर्च किए हुए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित बता दिया गया और मुगल शासक अकबर का महिमा मंडन करते हुए उसको विजयी घोषित कर दिया गया। वैसे तो महाराणा प्रताप के शासनकाल के संबंध में, उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन एक घटना पर बात करना नितांत आवश्यक है। आप विचार करना एक बार, जहां एक और मुगल सैनिकों के द्वारा हमले किए जाते थे और राजपुताना की वीरांगनाओं को जौहर करना पड़ता था, जहां तुर्कों के द्वारा भी हमले किए जाते थे, जिस प्रकार आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शिवाना पर 1308 में, जालोर पर 1311 में, रणथंबोर पर 1301 में, चित्तौड़ में 1303 में जहां पर हमले किए गए थे और राजपुताना की वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया था, वहीं पर यदि आप देखें 1580 ईस्वी की एक घटना बताता हूं कि मुगल शासक अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना देकर भेजा और अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने परिवार को, जिसमें उनके परिवार की महिलाएं भी थी, उनको शेरपुरे स्थान पर रखा। कुंवर अमर सिंह को जब इस बात का पता चला तो कुंवर अमर सिंह ने शेरपुरे पर धावा बोला और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को, उन महिलाओं को बंदी बना लिया। और जब उन महिलाओं को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के समक्ष लाया गया तो महाराणा प्रताप बहुत नाराज हुए और इस बात के लिए उन्होंने कुंवर अमर सिंह को डांटा और यह कहा कि आप जाइए और ससम्मान इन महिलाओं को वहां पर छोड़कर आइए। तो महाराणा प्रताप के उच्च नैतिक आदर्श बहुत कुछ हमको सिखाते हैं। निश्चित ही इन सारी बातों को पुस्तकों में दिया जाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सच्चा इतिहास पता लगे, महाराणा प्रताप के उच्च नैतिक आदर्शों से हमको सीख मिले। महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा है। इसका सोर्स है राज प्रशस्ति सर्ग 4 श्लोक नंबर 46 से लेकर 50 तक। दरअसल मेवाड़ के एक शासक थे महाराणा राज सिंह। उनके शासनकाल में उनके जो दरबारी थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, उनके द्वारा राज प्रशस्ति लिखा गया था, जो आज भी राजसमंद जिले की राजसमंद झील के चारों ओर बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखा गया है। वहां से हमको जानकारी मिलती है कि एक बार एक भाट के द्वारा महाराणा प्रताप के समक्ष एक कविता का प्रस्तुतिकरण किया गया। महाराणा प्रताप उस कविता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस भाट के सम्मान में अपनी पगड़ी उतारकर उस भाट को दी। एक बार भाट के जीवन में ऐसा अवसर आया कि वो मुगल शासक अकबर के दरबार में पहुंचा और वहां पर अकबर को मुजरा करने से पहले, झुकने से पहले उस पाग को उतार लिया, उस पगड़ी को उतार लिया। तो उस भाट से पूछा गया कि आपने इस पगड़ी को अपने सर से क्यों उतारा? तो उस भाट ने यह कहा कि यह पाग महाराणा प्रताप की है। जब महाराणा प्रताप ने कभी किसी के समक्ष अपना शीश नहीं झुकाया तो मैं उनकी पगड़ी को कैसे झुका सकता? वैसे तो महाराणा प्रताप के इतिहास पर घंटों बात की जा सकती है। उनके शासनकाल से संबंधित
बदायूनी के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान की घटनाओं के संबंध में जो लिखा गया है, उस बात की ओर फिर से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बदायूनी जैसा लिखता है कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों ने बहुत उत्तेजित कर दिया है, इसके कारण खोपड़ी का रक्त उबलने लगा। मैं मतलब बदायूनी जो अपने संबंध में लिखता है कि मैं जो आसफ खां के साथ में था, आसफ खां भी हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उस शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो बदायूनी ये कहता है आसफ खां से कि मैंने आसफ खां से ये पूछा कि इस युद्ध के दौरान दोनों ओर के राजपूतों की भीड़ इस प्रकार से आपस में मिल गई है कि पता ही नहीं चलता कि हमारे पक्ष का राजपूत कौन है और शत्रु पक्ष का राजपूत कौन है। गौर करना इस बात पर जो आसफ खां कहता है उसके बाद में, और फिर इस बात पर भी विचार करना कि आखिर ये युद्ध किन उद्देश्यों को लेकर हो रहा था। तो जब बदायूनी आसफ खां से ये बात पूछता है तो आसफ खां ये कहता है कि तुम तो अपना वार करते जाओ, भले ही किसी भी पक्ष का राजपूत हो, इसमें इस्लाम का तो हर दशा में लाभ है। आगे बदायूनी ये लिखता है कि मैं अपना वार करता गया और मुझे भी काफिरों को मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जरा आप इस बात पर विचार करना कि मुगल शासक अकबर की ओर से जो राजपूत लड़ रहे थे, क्या उनके दिमाग में इस प्रकार का कोई विचार था कि उन्हीं के सेना नायकों के मन में, उन्हीं के जो सैनिक हैं, उनके मन में उनके प्रति इस प्रकार के भाव हैं? आप विचार करना, यदि उनको इस बात का पता होता तो क्या वो अकबर की ओर से युद्ध लड़ते? महाराणा प्रताप से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जब उस दौर में राजा के बाद अगला पुत्र, अगला शासक कौन होगा, यह राजा के द्वारा तय किया जाता था कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन है, अर्थात राजतंत्र की व्यवस्था थी। लेकिन महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उस समय महाराणा प्रताप ने राजतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्था कर दी। बात है 28 फरवरी 1572 ईस्वी, जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया था और गोगुंदा जो वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है, वहां पर महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। होली का दिन था। तो वहां पर महाराणा उदय सिंह के एक पुत्र को छोड़कर, कुंवर जगमाल को छोड़कर, बाकी सभी वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि उस समय यह व्यवस्था हुआ करती थी मेवाड़ में कि जो अगला उत्तराधिकारी होगा, जो अगला महाराणा बनेगा, वो अंतिम संस्कार के स्थान पर उपस्थित नहीं होता था। तो वहां पर कुंवर जगमाल उपस्थित नहीं थे और उनको अनुपस्थित देखकर सोनग्रा अखिराज चौहान ने कृष्णदास चुंडावत से पूछा, चुंडावतों का बड़ा प्रभाव होता है, कृष्णदास चुंडावत से पूछा कि जगमाल कहां पर है। सगर से भी पूछा गया, जो महाराणा प्रताप के ही भाई थे, सगर, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप, वीरम, शार्दुल, रामशाह तोमर जो ग्वालियर के थे, जो बहुत ही बहादुरी के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे, जिनके संबंध में बदायूनी ये लिखता है कि उनकी वीरता मेरी लेखनी की शक्ति से परे है। वो भी पूछते हैं कुंवर सगर से कि जगमाल कहां पर है। तो सगर ने कहा, जैसा आपको पता है कि उनको अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, इसीलिए वो यहां पर इस भूमि पर अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद सोनग्रा अखिराज चौहान कृष्णदास चुंडावत से यही प्रश्न करते हैं कि जगमाल को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया, क्या आपसे कोई स्वीकृति ली गई इसके संबंध में? और वहीं पर जब कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो वहीं पर सामंतों ने जगमाल के स्थान पर कुंवर प्रताप को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि अब पता था कि 1572 से ठीक 5 वर्ष पूर्व 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, जिसमें मुगल शासक अकबर के द्वारा चित्तौड़ में कत्लेआम किया गया था और 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 30,000 निहत्थे लोगों को, हजारों वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया था। और फिर से यह खतरा था कि चित्तौड़ तो इस समय मुगलों के अधिकार में चला गया था, लेकिन मेवाड़ पर फिर से आक्रमण हो सकता है। तो ऐसे में एक योग्य शासक की बहुत आवश्यकता है।
इसीलिए सामंतों ने, मतलब जनता ने, उस समय कुंवर प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो एक प्रकार से यह राजतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप को यूं ही टीका नहीं कहा जाता। टीका का अर्थ ही लोकप्रिय।